नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आइए अब त्रिकोणमिति हुआ आसान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने आपको पिछले बार भी बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ाया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग एक 6 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके सामने दिया हुआ है। ये बेसिक पे ही है, ठीक है ना। अभी मेरा बेसिक का चला हुआ है, ठीक है ना। हमने आपको बार बार कहा है कि यह एक ऐसा चैप्टर है, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो आपको तो सारे एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे 10वीं हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये सब जगह तो यूज होते ही हैं। यानी त्रिकोणमिति एक बहुत ही गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इसको तो बहुत अच्छा से कर ही लीजिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन को कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है ना, यानी एयरफोर्स है, नेवी है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति से तो आपको सवाल बहुत सारे पूछे जाते ही हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही बढ़िया से कीजिए, ठीक है ना। और बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि मेरा अभियान ही है अब त्रिकोणमिति हुआ आसान। तो जब आसान ही हो गया, ठीक है, वाकई में आसान है। जो आदमी फर्स्ट डे है उनको तो चलिए अभी देखिएगा बहुत ही मज़ा भी आता है। यह त्रिकोणमिति बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ मज़ेदार भी है, ठीक है ना। और अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़िएगा तो ये बहुत डिफ़िकल्टी भी हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और कुछ विशेष बातें होती नहीं है इसमें, ठीक है ना। अभी हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखे हैं, हालांकि है तो एकदम सिंपल कंसेप्ट का, जो आप लोग सीधे बोल दीजिएगा वो तो है ही, तो उसमें सीधे क्या करना है। लेकिन हम आपको बताएंगे, बहुत सारे आदमी जो सोच रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। कैसे होता है उसको हम देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा अच्छे कंसेप्ट के लिए। अगर आपको खुद से क्लियर करने हैं, बहुत अच्छे चीज़ सीखने हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्किप कीजिएगा या डायरेक्ट भगा के अंत में पहुंच जाइएगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज ले लिए जिसका A और B न्यून कोण है। चलिए सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बना देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आप यही ना सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर cos A या cos B दिया हुआ है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है, cos cos ख़त्म हो गया आपका, बच गया A बराबर B। यह तो सिद्ध करना है ना, कोण A बराबर कोण B। तो आप इसके पीछे पड़े हुए हैं। कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल गलत है। एक कटता कब है, जब गुना में रहता है। जैसे मान लेते हैं 5x बराबर आपका 5y रहे, तो यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है तो गुना छिपा हुआ रहता है, तो 5 से 5 काट देते हैं, x बराबर y लिख देते हैं। लेकिन cos A का मतलब कभी भी cos गुने A नहीं होता है, ये नहीं होता है, याद रखेंगे। अगर गुना में रहता तभी ना आप इसको काटते, यहाँ पर आप इसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ आदमी का धारणा होगा कि सर यहाँ पर cos A और cos B बराबर है, तब तो तभी संभव है जब आपका A और B दोनों एंगल सेम देंगे तभी ना। जैसे मान लेते हैं एक जगह पर हम 30 डाल देते हैं तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इधरों जब 30 डालेंगे तभी ना cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। तो ये भी यानी A और B जब इक्वल वैल्यू डालेंगे तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो कह दे कि ये भी आपका अभिधारणा गलत है। आपका A और B अलग अलग वैल्यू डालने पर भी cos A बराबर cos B हो जाएगी। जैसे कि हम बता देते हैं, जैसे cos आप एक ले लीजिए 30 डिग्री ले लीजिए, ठीक है ना। cos 30 डिग्री भी ले लीजिए तो आपका कितना आता है, ज़रा देख लीजिए। cos 30 डिग्री का मान आपको √3/2 आता है ना। फिर उसी तरह से अगर cos 330 डिग्री भी निकालिएगा ना तो उसका भी वैल्यू आपका √3/2 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर हुई नहीं ना हुई, तो आप किस आधार पे कह दिए, तो आपका सेकेंड अभिधारणा भी गलत हो गया। अच्छा से समझ में आ रहा है ना कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, कैसे हुआ। सो देखिए हम आपको बड़ी अच्छा कंसेप्ट देते हैं। सबसे पहले देखिए, आप तो यहाँ सवाल भी उठा सकते हैं, हम जनरल यहाँ बताए हैं, जनरल वैल्यू पर ले गए इसीलिए नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और B क्या है, न्यून कोण है, तो सर यहाँ न्यून कोण लिए तो ये भी न्यून कोण जरा लीजिए ना, आप सवाल उठाइए।
जब यहाँ 30 डिग्री न्यून कोण लिए तो 330 तो ये बाप रे अधिक कोण से भी बड़ा प्रतिवर्ती कोण हो गया। आपको तो न्यून कोण ही लेना है। यहाँ क्वेश्चन दे दिया है कि ए और बी न्यून कोण है, तो हाँ न्यून कोण के केस में आपका ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 से छोटा न्यून कोण होता है और 90 से छोटा में जब ये जितना डालेंगे उतना ही ये डालना होगा, तभी दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो ए बराबर बी हो जाएंगे। तो ये तो हमारे कंसेप्ट की बातें हो गई, ठीक है ना। यहाँ न्यून कोण दे दिया है, इसीलिए ए बराबर बी हो गई है। तो कंसेप्ट के साथ तो हमने समझ लिया क्या, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। एग्ज़ाम में अगर ये सवाल अगर आपको पूछ दे तो इसको आप कैसे बनाएंगे। सिर्फ आपके और हमारे समझ लेने से नहीं ना होगा क्या, सिर्फ समझ लेना तो कोई समस्या का निदान नहीं ना है। उसको आपको समझने से आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम चल जाएगा। लेकिन हम जनरली चाह रहे हैं कि कंसेप्ट के साथ रहेंगे ताकि आपका कॉम्पिटिटिव में काम भी आए, अदर जगह भी काम आए, कहीं भी हर जगह आपको काम आए। तो चलिए हम एक अब कंसेप्ट देते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है, जिसमें ए और बी न्यून कोण है, तो स्वाभाविक है सी को ही 90 डिग्री होना पड़ेगा। ए बी सी, तो ए और बी तो आपका न्यून कोण है, 90 से छोटा है, तो एगो सी बचा वही 90 डिग्री होगा ना। और चलिए आपको यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी दिया हुआ है, तो चलिए पहले हम ए को थीटा मानते हैं। किसको थीटा मानते हैं? ए को थीटा मानते हैं। तो इस केस में बताइए 90 के सामने वाला ये आपका कर्ण हो गया और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई और एगो जो बच गया सो आधार हो गया। तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिल गया, कॉस ए बराबर आपको क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यही ना आप पढ़े हैं, जो आप पढ़े हैं उसी के हेल्प से हम सिद्ध करेंगे, इसको साबित करेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस थीटा के मुताबिक मतलब ए के मुताबिक तो आपको आधार आपका ए सी है ना, क्या है ए सी, अब बटा कर्ण है आपका ए बी। कर्ण क्या है आपका ए बी है। कोई कष्ट हो रहा है समझने में क्या? हमने यहाँ पर पहले एंगल ए को थीटा माना है, अब बी को थीटा मानेंगे। तो ए के मुताबिक कॉस ए का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आपको थीटा किसको मानना है, बी को थीटा मानना है। तो थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब हो जाती है, मतलब ये आपका लंब, कर्ण सेम रहता है, कर्ण नहीं बदलता। आइए आपका आधार हो गया, बदलता सिर्फ लंब और आधार है, कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाला होता है। तो चलिए अब हम थीटा मान लिए बी को, यानी यहाँ पर आपका बी वाला जो है सो आपका थीटा हो गया। तो अब बताइए कॉस बी क्या होगा, वही फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है ना। कॉस थीटा का तो फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन थीटा अब बी को मानना है, तो बी के मुताबिक आधार आपका हो गया बी सी। अब बटा में कर्ण तो आपका वही है ए बी। कोई कष्ट है क्या? नहीं ना है। अच्छा से समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा। तनी लगातार में बने रहिएगा, वीडियो को भगाइएगा नहीं तो खूब अच्छा समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। आ रहा है ना? हाँ, अगर आ रहा है तो तनी, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना दीजिए और तनी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्या, और वीडियो को लाइक भी ज़रा कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से ये दोनों वैल्यू कॉस ए और कॉस बी तो हमने निकाल लिया ना। अब कहता है कॉस ए और कॉस बी बराबर है। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको प्रश्न से क्या दिया है बताइए तो ज़रा। क्या कहता है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, मतलब कॉस ए का वैल्यू आपको कितना आया है, ए सी या बटा में ए बी, बराबर कॉस बी का वैल्यू कितना है, बी सी या बटा में है ए बी। देखिए नीचे से नीचे कटता है, काट दीजिए ना। तो यहाँ से आ गया ए सी बराबर बी सी। क्या? ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी और बी सी आपका बराबर आ गया, मतलब इस साइड और इस साइड बराबर है। तो अब बताइए किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो क्या, कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज ना। मतलब यहाँ से आपको आ गया कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, हम सही कह रहे हैं ना। अगर दो गो भुजा बराबर आ गया यहाँ पर ए बी ए सी और बी सी बराबर आ गया, दो भुजाएं बराबर आ गए, मतलब त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा ही होता है जिसका दो भुजा बराबर हो। तो दो गो भुजा बराबर आ गया मतलब ए बी सी क्या हो गए? एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के तो दो गो कोनों बराबर होता है ना। आप एक 9th क्लास में थ्योरम पढ़े होइएगा त्रिभुज में कि त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो मतलब ई भुजा के सामने का कोण बी है और ई भुजा के सामने का कोण ए है, मतलब ये कोण ए और कोण बी और कोण ए क्या हो गए? बराबर हो गए। यहाँ है ना ए सी, तो ए सी के सामने का कोण है बी और बी सी के सामने का कोण है ए। मतलब यहाँ से आ गया कि दोनों भुजा के सामने का कोण भी आपस में बराबर, मतलब कोण ए और कोण बी जो है सो क्या है? बराबर हो गए। यही ना साबित करना था। बताइए हो गया कि नहीं हो गया? इस पर कोई सवाल भी नहीं है। यहाँ न्यून कोण था तो हम न्यून कोण ही बनाए थे फोटो में, और इसीलिए उसको लेके चले तो हमको दो गो भुजा बराबर मिल गया। और हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है किसी त्रिभुज में ना। मतलब इसके सामने का कोण, इसके सामने का ए है, इसके सामने का बी है, तो ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गया। आपका प्रूव्ड हो गया। यही ना क्वेश्चन में कह रहा था कि साबित कर दीजिए ना, तो हमने तो कर दिया, अब आप भी कर दीजिएगा। क्या नहीं होगा? अब हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, देखिए 7 कहता है कि कॉट थीटा बराबर आपको 7/8 दे दिया है। तो इसका और इसका वैल्यू निकालना। इसमें दो ठो सवाल है। आपका एक सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ से दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे हम पीछे कर रहे हैं कि इससे हम यहाँ पर लंब आधार कर्ण निकाल लेंगे और साइन थीटा का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे। ठीक है, और सरल कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले इसको सरल करके देख लेते हैं कुछ होता है क्या। ठीक है ना, देखिएगा बहुत ही शानदार सवाल है। ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं। जैसे ये दे देगा, ये नहीं पूछेगा, ये तो सिंपल आपको मालूम है। यह एक कॉट स्क्वायर था, मतलब एक रे स्क्वायर कर दीजिए, 7 के स्क्वायर 49/64 हो गया। ये पूछेगा ये वाला। ठीक है ना, तो आपको याद रहे कि ये दे देगा, कहे इसका वैल्यू पूछेगा जो निम्न में से कौन है। ठीक है ना, तो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिएगा बहुत ही मज़ेदार भी है। कहिएगा जो देखते सरी देखने में तो इतना न लग रहा है कि कौन बनाएगा, इसको छोड़ न देंगे कॉम्पिटिटिव में। अगर आप एक बार देख लीजिएगा ना तो कहिएगा सर अब हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है ना, सबसे जल्दी यही बनने वाला है। थोड़ा सा भी हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए टाइम लगेगा। समझने के बाद मुश्किल से आप 30 सेकेंड में बना लीजिएगा। 30-35 सेकेंड बहुत हुआ। समझिएगा थोड़ा, देखिएगा बहुत ही मज़ेदार है। क्या आपको देना है? पहले इसको सरल करते हैं। क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। आप सेट कर लीजिए। 1 प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़े हैं ना। तो देखिए ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू साइन थीटा है। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर सेट है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर साइन थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ भी ठीक वही बात है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी है यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है ना 1 के स्क्वायर 1 के होता है, सो अब माइनस ही साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 के स्क्वायर 1 अब माइनस ही कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है?
आपको फॉर्मूला पीछे दिए हुए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आप पीछे हम लेक्चर में फॉर्मूला दे चुके हैं। जो आदमी फर्स्ट है तो यहाँ से याद कर लीजिए, वैल्यू डाल दीजिए। बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। डाल दे ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। और ज़रा याद करेंगे यहाँ कॉस बाई साइन है ना, तो आप कॉस बाई साइन क्या जानते हैं? कॉट थीटा होता है। ये भी याद कर लीजिए, कॉस थीटा मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहे तो ये होता है टेन थीटा। अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा रहे तो ये होता है कॉट थीटा। तो यही बात यहाँ भी है, कॉस बाई साइन है तो कॉट है, यहाँ स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लीजिए, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए ये 2-3 लाइन में बनाना था। और कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8 सवाल में, आ स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64 आपका आंसर। एक का जवाब हो गया। ऑप्शन में देख लीजिएगा, जो 49/64 होगा मार दीजिएगा। अब बताइए ये सवाल अब आप एग्जाम में छोड़ेंगे? हमारे ख्याल से तो अब आप नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं दूसरा सवाल को कर लेते हैं। दूसरा सवाल तो डायरेक्टे है, कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना है। तो कॉट का वैल्यू आपको दे दिया है 7/8, स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64 आपका आंसर। यानी एगो आंसर यहाँ हो गया और दूसरा का आंसर यहाँ हो गया। बताइए दोनों सवाल में कितना समय लगेगा? हमारे ख्याल से तो दोनों बना लीजिएगा। आपको इस सोचने में आपको तो इतना माइंडों में सोच सकते हैं, 10-20 सेकंड बहुत हो गया ना हो। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए ना, आप खुद कहेंगे जो सर तो 5 सेकंड में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा टाइम का अभाव है तो अब हमें दे दीजिए इजाज़त आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, 7 तक ही आज रहने दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा हमारे ख्याल से, ठीक है ना। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी शायद महसूस हो, ठीक है ना। तो क्या कीजिए, अगर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो पढ़ने में, तो थोड़ा सा चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर न किए हैं तो तनी सब्सक्राइबो कर दीजिएगा। क्या चलते हैं अब हम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।